क्या जौहरी तवानाई के जरिए भी दुनिया में अमन लाया जा सकता है? एटम फॉर पीस का प्रोजेक्ट था क्या? दूसरी जंग अजीम में हजारों जानें लेने के बाद अमेरिका क्यों दुनिया को एटमी तवानाई देना चाहता था? और क्या आप जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्क को एटमी तवानाई जो थी वो अमेरिका ने ही दी थी? क्यों अमेरिका ने पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के साइंटिस्ट को ट्रेन किया अपने मुल्क में बुलाकर? और पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की जासूसी क्यों की? आज के वीडियो में इन्हीं अमूर पे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, ये शुरू होता है वाकया दूसरी जंग अजीम के बाद का, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराने के बाद, लाखों जानों के खात्मे के बाद अमेरिका को ये ख्याल आया कि अब हम जो है एटम फॉर पीस के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा बन चुकी थी और जो है अक़वाम मुत्तहिदा के लीग ऑफ नेशंस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ था। और 1952 में अमेरिका के एक सदर थे आइजनहावर। उनको ये सूझी कि जौहरी तवानाई जो है या जौहरी टेक्नोलॉजी जो है वो अस्करी चीज़ों से हटाकर आम आवाम और सिविलियंस के हाथ में दी जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए पुरअमन मकासद के लिए। इसीलिए उन्होंने एटम फॉर पीस नामी एक प्रोजेक्ट शुरू किया। एटम फॉर पीस नामी ये प्रोजेक्ट जो था वो अमेरिका की एक बुनियादी प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया। उन्होंने जो है वो लीग ऑफ नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब किया और सबसे पहले ये प्रपोजल पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा का ये इजलास 1953 में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ये आइडिया पेश किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने काम किया और फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया। इसका मकसद ही पूरी दुनिया में जौहरी टेक्नोलॉजी को देना था, मदद करना था, मॉनिटर करना था, फैसिलिटेशन था। ये अलग बात है कि कुछ अरसे के बाद अमेरिका को लगा कि एक डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट है, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस प्रोजेक्ट के हसूल के लिए, एटम फॉर पीस के लिए अमेरिका क्यों ये करना चाहता था? अब आप अमेरिका को किसी से इतनी मोहब्बत तो है नहीं, ना पाकिस्तान से, ना ईरान से, ना इंडिया से। तो अमेरिका के अपने क्या मकासद थे जिसकी वजह से अमेरिका ने जौहरी तवानाई को तमाम लोगों के लिए आम किया? ये एक बहुत अहम बात है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि 1955 में ये हुआ कि अमेरिका ने अपने कवानीन में तब्दीली की। कवानीन में तब्दीली करने के बाद उन्होंने एटमी रिएक्टर्स और अफज़ुदा की गई यूरेनियम जो थी वो उन मुल्कों को देने का प्लान बनाया जिनको वो चाहते थे कि जौहरी तवानाई दी जाए। इसमें ईरान शामिल था, तुर्की था, साउथ अफ्रीका था, पाकिस्तान का नाम भी है, पुर्तगाल का नाम भी है और साथ साथ इसराइल भी था। इन सारे मुल्कों ने को ये कुछ जौहरी रिएक्टर दिए गए, इनिशियली मावनत दी गई, तरबियत दी गई ताकि ये ममालिक जो है वो अपने मुल्कों में एटमी तवानाई पे रिसर्च करें और पुरअमन मकासद के लिए एटमी तवानाई शुरू करें। अब यही हुआ कि आगे बढ़ते बढ़ते अब बात शुरू करते हैं किस तरह से ईरान दरमियान में आया। तो ईरान ने भी ईरान में उस वक्त शाह की हुकूमत थी। शाह की हुकूमत थी। रजा शाह पहलवी जो थे वो ईरान के करीबी इत्तेहादी थे। सर्द जंग के बाद सोवियत के मुकाबले में ईरान को अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता था और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी ईरान की। तो रजा शाह पहलवी ने ईरान का दौरा किया। रजा शाह पहलवी ने ईरान की जो सरबराह थी रजा शाह पहलवी, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और जिसके बाद अमेरिका ने उनको जौहरी रिएक्टर और यूरेनियम की अफसुदा की ये भी चीज़ें दी। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका ने क्यों दूसरे मुल्कों को जौहरी तवानाई दी? ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये है बात दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जब अमेरिका की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी इखलाकी तौर पे भी, और अमेरिका सुपर पावर रहना चाहता था। सुपर पावर रहने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि अपना असर रसूख दुनिया के छोटे मुल्कों में कायम किया और उनको अपनी जानें मरूब करने की कोशिश की। इसी मकसद के लिए उन्हें एटम फॉर पीस प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर रिएक्टर दिए गए, यूरेनियम दी गई और साथ साथ इसका एक मकसद ये भी था कि जब इन मुल्कों के साथ अमेरिका के जौहरी नौयत के ताल्लुकात बढ़ेंगे तो फिर अमेरिका इन ममालिक से यूरेनियम के जो ज़खायर हैं उनको भी सिक्योर कर पाएगा। आपने सुना होगा आजकल भी रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बात हो रही है। तो 1950 की दिहाई में आप ये कह सकते हैं कि यूरेनियम का शुमार रेयर अर्थ मिनरल में होता था और अमेरिका की कोशिश थी कि दुनिया में जहाँ कहीं यूरेनियम निकलता है उसको अफजूदा किया जाए। दोबारा वापस आते हैं ईरान की जानिब और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे ईरान की जासूसी की। तो जनाब 1957 में ईरान को पहला रिएक्टर मिला। ईरान के साइंसदानों ने वहाँ जाके तरबियत हासिल की और उसके बाद 1967 में पहला 5 मेगावाट का जो जौहरी तवानाई का रिएक्टर जब ईरान को मिला तो उसने
کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں شاہ کی حکومت تھی، شاہ نے منصوبہ بنایا کہ 23 کے قریب جو ہے وہ سینٹرز بنائے جائیں گے، جہاں سے 23,000 کے قریب جو ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے، جو بجلی کے حصول کے لیے جوہری توانائی جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ اسی مقصد کے لیے ایران نے جو ہے 1970 میں NPT کے اوپر بھی سائن کیا، اور ایران یعنی کا شمار ان ملکوں میں ہو گیا جو نان پرولیفیکیشن ٹریٹی سائن کیا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 1970 کا دور چل رہا تھا۔ 1975 میں ایران نے امریکہ کی تعاون سے اپنی اٹامک انرجی کمیشن بنایا، اس کے پہلے سائنٹسٹ بنائے۔ ایک بہت لمبی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ایرانی سائنسدان امریکہ گئے، اور امریکہ میں میساچوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں انہوں نے تربیت حاصل کی۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ جو ینگ لڑکے، جو ینگ نوجوان ایران سے اٹھ کے امریکہ گئے تھے تربیت حاصل کرنے والے، وہ سب کے سب انقلاب پہ ایران کے حامی تھے۔ وہ سب اندر سے اسلامی انقلاب کے حامی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ شاہ کی حکومت ختم ہو اور ایران میں انقلاب آئے۔ اور ایسے ہی کچھ ہوا کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو ایران، رضا شاہ پہلوی کو ایران چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ ایران میں جو ہے وہ ایک سخت گیر مذہبی حکومت آئی، اور خمینی صاحب جو تھے وہ ایران کے اس وقت کے جو رہبر منتخب ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ وہ وقت تھا جب ایران کے اوپر عائد تمام جو دوستیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، ویسٹرن پاورز نے ایران کے اوپر سینکشنز عائد کیں، اور ایران کا جوہری پروگرام جو اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا وہ رک گیا۔ اب ایران کے جوہری پروگرام میں پاکستان نے کیا معاونت کی، ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں، لیکن امریکہ کی جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے ایران کے ایٹمی پروگرام میں معاونت نہیں کی، بلکہ پاکستان نے کسی حد تک امریکہ کے لیے ایران کے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی کی۔ تو 1979 میں یہ جو امریکہ سے ملنے والا ایٹامک انرجی کا سفر تھا، وہ کیسے ویسٹرن ایلائز کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا، وہ کیسے ایران جو ہے ایران کا جو پیس فار ایٹم کے نام سے جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا وہ مکمل تباہی یا ٹوٹل آربیٹریشن تک کیسے بڑھا، اگلی ویڈیو میں اس سے بات کریں گے۔